ओम सिंहस्ता शशिशेखरामर्कत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांश्च ददति नेत्रैस्त्रिभिर्शोभिता आमुक्तांगहार कंकणरण काञ्चीरनूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आज का विषय है वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का मध्यकाल किस प्रकार का रहेगा। दिसंबर का मध्यकाल ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है। सूर्य जो आपकी राशि में ही चल रहे थे, थोड़ी उग्रता दे रहे थे, शक्ति को बढ़ा रहे थे आपके लिए, वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो आपके मूड में स्विंग ला सकते हैं। ये मूड का स्विंग बड़ा विचित्र रहने वाला है आपके लिए। नेगेटिव तरफ स्विंग हुआ तो फंस जाओगे, पॉजिटिव तरफ स्विंग हुआ तो तर जाओगे। ऐसे ग्रह नक्षत्र योग बन रहे हैं। चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, इस सिद्धांत को मानते हुए कार्य कर लेना। परिवर्तन का समय है। आपकी राशि में चलते हुए बुध भी अब मार्गी भी होंगे और उदय भी होंगे। और ये विशेष तौर पे एक आपके मनोमस्तिष्क में रुख विचार बदलने का एक रास्ता बहुत सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। तो आपको सही रूप से लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। तो समझो ये वृश्चिक राशि वालों, बस आपकी राशि के स्वामी जो है ना मंगल, वही आपके भाग्य में कमजोरी कर रहे हैं। उनको भी शक्ति देने का रास्ता बनेगा। इन दिनों में खासतौर पर बहुत सारे अद्भुत योग बनने वाले हैं और इन अद्भुत योगों को आप समझते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको सिद्धांत रूप से समझना चाहिए। देखो, इन दिनों ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो बड़ा विचित्र चल रहा है। शनि और शुक्र पर मंगल की दृष्टि पड़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र भी परिवर्तन की तरफ योग बना चुके हैं। और ये परिवर्तन जो है शुक्र का विशेष तौर पर जो आपकी राशि में बनकर तैयार है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाएगा। और शुक्र पर मंगल का योग जो बनेगा ये आपके लिए खास तौर पे कई मामलों में रास्ता उत्पन्न करने के योग देगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको अपने मनोमस्तिष्क में, खास तौर पे थोड़ा ये ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। मन को भटकने नहीं देना है। और एक बात और ध्यान रखना, इन दिनों ग्रह नक्षत्र ऐसे चल रहे हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें हर चीज़ को विचार करते हुए एक बैकडोर का रास्ता अवश्य खोल के रखना है। सर मुड़ाते ही ओले पड़ने के योग आपकी राशि में बनते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार तरीके समझो। 11 तारीख बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि है और मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती का सुंदर पर्व है। और राशि के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो दिन आपके लिए आरंभ तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन दिन में आते आते स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार चलते हुए छठे भाव में जाएंगे करीब 11:47 पर। और ये स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए समय जो है 11:45 तक अच्छा है। शाम के समय भद्रा आ जाएगी दोपहर को, जो वो थोड़ा सा कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकती है। नए कार्यों में विलंब कर सकती है। नए कार्यों में हाथ डालना हो तो 11:47 तक डाल सकते हो। भूल कर भी करीब 2:25 के बाद कार्य न करना दिल्ली के पंचांग के अनुसार से वो अच्छा रहेगा आपके लिए। गीता जयंती है, भगवान का स्तवन करें, स्मरण करें, कल्याण के योग बनेंगे, अच्छे रहेंगे आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं 12 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर और द्वादशी तिथि उस दिन चल रही है। और साथ साथ इस दिन बुध जो है आपकी राशि में चलते हुए बुध उदय होने जा रहे हैं। और ये बुध उदय होने से आपके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता बनेगा। जो रास्ते आपको 2-3 दिन पहले समझ में नहीं आ रहे थे, नया विजन, नया रास्ता, चीज़ों को संभालने का तरीका आपको मिल सकता है। ये बहुत अच्छा आपके लिए बन रहा है योग। सर्वार्थ सिद्ध योग भी है सुबह 9:52 तक, तो नए कार्यों का आरंभ करना चाहिए। इस दिन अखंड द्वादशी है और साथ साथ व्यंजन द्वादशी है। बहुत सारे लोगों को व्यंजन द्वादशी समझ में नहीं आती है। जिस प्रकार से अन्नकूट होता है ना, हमारे यहाँ नए नए व्यंजन बनते हैं, भगवान को भोग लगाए जाते हैं। इस दिन भी उसी प्रकार का मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ये योग बनता है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान को बड़े सुंदर व्यंजन बनाकर भोग लगाना चाहिए। उनका आशीर्वाद मिलता है, प्रसन्नता उदय होती है और जीवन में आनंद का आशीर्वाद मिल जाता है। 13 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और बहुत महत्वपूर्ण योग है। इस दिन चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे। दोपहर को करीब 1:18 पर चंद्रमा हो जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति के साथ विराजमान। उच्च के होकर चंद्रमा बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में विराजमान होते ही आपको एक बहुत नया रास्ता 2-3 दिन के लिए मिलने के योग बनेंगे। और ये आपको विजय, धन, संपदा के योग बना सकते हैं। तो इसका उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। सुबह 7:49 से ही रवि योग बना हुआ है। ये आपके लिए अच्छा है। नए कार्यों को बिल्कुल निर्द्वंद भाव से, आनंद भाव से करिए, विजय के योग बन सकते हैं। प्रदोष है इस दिन, साधारण प्रदोष नहीं, शुक्र प्रदोष।
शुक्रवार और प्रदोष त्रयोदशी का शाम के समय योग ये देता है रिद्धि सिद्धि, सफलता, लक्ष्मी की कृपा। इसके लिए क्या किया जाता है कि भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक अवश्य करें। दूध से, इच्छू रस से, इत्र से भगवान को अर्पित करने से कहा जाता है समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसका उपयोग करना चाहिए। और कहा जाता है शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान शंकर के गण घूमते हैं संसार में, और जो उनकी श्रद्धा से भगवान शंकर पार्वती जी की पूजा कर रहे होते हैं उनकी सूचना भगवान तक पहुंचाते हैं। अवश्य इस शुभ योग का लाभ लें। ऐसे ही नहीं है, साधारण शास्त्र में विद्यमान है, अवश्य करना चाहिए इस दिन। 14 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और ग्रह नक्षत्र जैसा हमने कहा बहुत सुंदर योग आपके लिए बना के तैयार बैठे हुए हैं और ये आपको कई मामलों में आगे बढ़ने के रास्ते बना सकते हैं। इनका उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल को थोड़ी ताकत देने का आपको अवश्य प्रयास करें। शनिवार है, सत्यव्रत है, इस दिन अवश्य करें। देखिए सत्यव्रत में संकल्प यही लें कि जो मंगल थोड़ा हमारी राशि के स्वामी कमज़ोर हैं उनको शक्ति प्राप्त हो जाए और उनसे हमको विजय के योग बन जाए। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, बहुत सुंदर है आपके लिए, कार्य आरंभ करना ठीक रहेगा। 15 तारीख रविवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है उस दिन और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये सुबह समय तो अच्छा है, लाभ का योग बनना अच्छा बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन दोपहर आते आते थोड़ा सा ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो आपके मनोमस्तिष्क में दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं। दुविधा से बचें। कहा ना कि इधर से दुविधा में जो फंस जाते हैं उनको माया भी नहीं मिलती, राम नहीं मिलते। तो इसलिए ध्यान रखें, दुविधा से दूर रखने का प्रयास करें। तो दुविधा में फंस जाओगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रखो, एक मार्ग पकड़ो। बहुत सुंदर तिथि है, रविवार है, पूर्णिमा है, संक्रांति है और इन सब समस्त के साथ साथ अन्नपूर्णा जयंती भी है और दत्तात्रेय जी की जयंती भी है। बहुत सुंदर दिवस है। इस सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों, ये सूर्य का परिवर्तन जो 1 महीने के लिए हो रहा है, ये आपके लिए इच्छाधारी योग बना रहा है। ऐसे में जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव घट जाएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आपके समक्ष हो जाएगा। तो ये महीना ऐसा ही आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों, पॉजिटिव होकर काम करने का प्रयास करना और जितना पॉजिटिव होकर काम करोगे आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। कोशिश करें नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन करें। देखिए इन दिनों धनु में जब चले जाते हैं तो खरमास आरंभ हो जाता है सूर्य के। खरमास आने के कारण से सूर्य क्षीण हो जाते हैं, तो आपकी किस्मत भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर निर्भर करती है इस वक्त आपकी किस्मत। तो सूर्य को शक्ति देने के लिए क्या काम करना है आपको? नित्यपति भगवान सूर्य को पीला पुष्प डालकर एक तांबे के लोटे में रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। किस्मत जागने का योग बनेगा। इसी 30 दिनों में ये करके देख लीजिए, शास्त्रोक्त है, करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कर लीजिए, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है, देखिए हृदय नाम का योग बन रहा है। रविवार का दिवस संक्रांति का योग, हृदय नाम का योग बन जाता है, साथ साथ पूर्णिमा भी विराजमान हो गई। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है पूर्णिमा और खासतौर पर संक्रांति एक दिन पड़ने से विश्व में कोलाहल का योग बनता है, उत्पात का योग बनता है। लेकिन आपके दृष्टिकोण से हमें कोई ऐसा योग नहीं बन रहा, चिंता ना करें, अच्छा रहेगा। इसलिए इस शुभ योग में हमने विवेकानंद योगाश्रम में नवग्रह शांति महायज्ञ और साथ साथ रविवार का गायत्री महायज्ञ जो चलता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर तिथि है, सूर्य को शक्ति देने का रास्ता है, तो इसलिए अवश्य उस दिन गायत्री का यज्ञ में आप सम्मिलित होंगे तो सूर्य को बल मिलेगा और सुंदर आपके लिए योग बनेगा। 16 तारीख सोमवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, पौष का महीना इस दिन से आरंभ हो रहा है और पौष का महीना बहुत विशेष होता है। हम इस कार्यक्रम के अंत में आपको पूरी तरह से पौष और खरमास का योग जो बन रहा है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे, कैसे उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें, इस दिन विशेषतः पौष का महीना आरंभ और संक्रांति का पुण्य रहेगा इस दिन, क्योंकि रात को 10:11 के बाद सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं। उस वक्त सूर्य अस्त हो चुके थे, परिवर्तन की तरफ गए, तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन माना जाएगा। और धनु संक्रांति के दिन ग्रह योग बताते हैं कि घी का दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए और इस मास में खिचड़ी का सेवन करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 17 तारीख के लिए, और ग्रह योग जो परिवर्तन का रास्ता बना रहे हैं ये आपके भाग्य को जगाने का रास्ता खोल सकते हैं। 17 तारीख मंगलवार, द्वितीया तिथि, इस दिन जो है देखिए बुध भी विशेष तौर पर ग्रह योग चलते हुए आपके लग्न में मार्गी हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये मार्गी होकर आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। साथ साथ मंगल जो थोड़ी हिम्मत कम कर रहे थे उनके साथ चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे इस दिन, और ये चंद्रमा विराजमान होकर आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का रास्ता खोल सकते हैं। इसको ध्यान रखते हुए आपको काम कर लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्थिति मंगलवार को है, हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, कृपा प्राप्त होगी। 18 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि है इस दिन, और ग्रह नक्षत्र आपके लिए आपकी उम्मीद के अनुसार से रास्ता देने के रास्ते बना सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपके मन में धर्म का उदय भी होगा,
रास्ते बन रहे हैं बढ़िया, उसका उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। विघ्न दूर करने के लिए भगवान बुधवार का अवसर है, भगवान गणेश का स्तवन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें। इस दिन चतुर्थी का व्रत भी है, तो इस दिन चतुर्थी क्योंकि शाम के समय विराजमान है, तो अवश्य चतुर्थी का व्रत करें, गणेश जी को तिल का भोग लगाएं, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 19 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मूड के स्विंग से बचने का प्रयास करें, नेगेटिव विचार मन में ना आने दें, तो आपका दिन आपके नाम हो सकता है, ये साफ साफ दिखा रहे हैं। थोड़ा गुरुजन की सेवा करें, पीली चीज़ों का दान करें, आपके लिए अच्छा होगा। 20 तारीख शुक्रवार का अवसर और ये परिवर्तन का योग जो बन रहा है वह आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। सफलता आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, तो ऐसे में कर्म से भागिए मत। ग्रह नक्षत्र दिखा रहा है कि आपके लिए कर्म के अनुसार से फल प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो इसलिए पूरी तटस्थ होकर काम करेंगे तो अवश्य पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। दिसंबर का मध्यकाल जो है विशेष तौर पर आपने भी समझा कि ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का बन रहा है, कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और इस बार संक्रांति और पूर्णिमा दोनों के दोनों विशेष तौर पर योग बना रहे हैं एक विशेष प्रकार का। देखिए, विश्व के दृष्टिकोण से योग अच्छा नहीं माना जाता। पूर्णिमा और संक्रांति यदि एक दिन पड़े तो कोलाहल का योग बनता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है इस प्रकार से, और विश्व में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का योग बना हुआ है। साथ साथ इस बार जो वक्र गति से चलते हुए बुद्ध मार्गी हो रहे हैं वो विशेष तौर का योग एक और बनाने का स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि जो मार्केट, जो शेयर मार्केट इत्यादि में जो कार्य करते हैं वो ध्यान रखने का कार्य करना चाहिए उनको कि मार्केट का रुख एकदम पलट सकता है, यानी एकदम कुछ ऊपर नीचे होने का योग बन सकता है, खासतौर पर आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ तेजी का रुख लगातार जो बनता दिखाई दे रहा है, शनि और शुक्र पर मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग बहुत बना रही है। तेजी बाजार में रह सकती है और इस तेजी में रहते हुए जब ये परिवर्तन का योग बनेगा विशेष तौर पर जो बुध हैं वो मार्गी, जो वक्री मार्गी होने का योग बनाएंगे, वक्र गति से मार्गी की तरफ जाएंगे, तो ये खास तौर पर रुख पलट सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए, समय को पहचानने की आवश्यकता है और ऐसे में पौष का महीना जो है वो विशेष तौर पर आरंभ हो ही रहा है दिसंबर के मध्यकाल के अंदर। तो पौष का महीना अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि पौष का महीना जो है वो एक तरह से विशेष तौर पर छोटा पितृपक्ष माना जाता है। इस मास में विशेष तौर पर इस बार जो योग बन रहा है खर मास भी साथ साथ आरंभ हो गया है, तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस पौष के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जो विशेष तौर पर शुभ कार्य किए जाते हैं, विवाह इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि, मकान का मुहूर्त, देव प्रतिष्ठा इत्यादि, ये सब पौष मास के अंदर निषेध हो जाती हैं। केवल यज्ञ इत्यादि करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है पौष का महीना। प्राचीन काल में कहा जाता था कि पौष के अंदर सबसे ज़्यादा यज्ञ जो होते हैं, बड़े बड़ी कथाएँ जो होती हैं वो इसी पक्ष में विशेष तौर पर इसी पौष के महीने में हो जाती है। और इस बार तो पौष और खर जो मास है वो संयुक्त रूप में है। देखिए, खर का महीना मतलब आमतौर पे कथाएं तो बड़ी विचित्र चलती हैं। खर मास जो है विशेष तौर पर जब सूर्य जो है वो बृहस्पति की राशि में आ जाते हैं, दो बार इस प्रकार का योग बनता है। एक तो 15 दिसंबर के आसपास से लेकर 13-14 जनवरी तक के बीच में जो मुहूर्त बनता है जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं। जो कथा चलती है तो बड़ी विचित्र है कि सूर्य के जो घोड़ों की जगह कुछ और, उनकी जगह जो पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उस पौराणिक कथा का अर्थ कुछ और निकलता है। वो विशेष तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। खर का मतलब वहाँ पर केवल उस शाब्दिक रूप में ना लें कि उन्होंने अश्व की जगह कुछ और खर को वहाँ पे उसके साथ जोत दिया और अश्व थक गए थे। मूल कारण क्या है? हमारे यहाँ ग्रहों की बल देखा जाता है कि कौन से ग्रह का, बृहस्पति का, शुक्र का, इन तमाम सूर्य इत्यादि का बल कब है। यदि आप ऑर्बिट की तरफ से ध्यान दें तो क्या होता क्या है, सूर्य जो है उस ऑर्बिट में चलते चलते सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं और ये राशि जो धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो सबसे छोटा ऑर्बिट हो जाता है और इन दिनों क्या होती है, रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, यानी सूर्य का बल विशेष तौर पे कमजोर की कम स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पुण्य बढ़ाने के लिए सूर्य किसके मालिक हैं? आत्मा के मालिक हैं। सूर्य कीर्ति के मालिक है, यश के मालिक है और विशेष तौर पर कई प्रकार के संबंध को बढ़ाते हैं। और इस संसार का जो औचित्य है वो सूर्य के कारण ही है। और सूर्य जब सबसे छोटे पेरिफेरल के अंदर आ जाते हैं तो बहुत कम देर के लिए दिखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य का बल कमजोर है, इसीलिए शुभ कार्यों को करते वक्त आत्मा का जो उत्थान की तरफ योग बनता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर रहता है। तो इसलिए इन सब कार्यों के लिए इसमें रोक लगाने का प्रयास किया था। पौष महीने के अंदर बहुत सारे शुभ कार्य शास्त्र में वर्णित है।
सूर्य की उपासना करने का हमें यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। नित्य प्रति सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन में सुख, समृद्धि, कीर्ति तो प्राप्त होती ही है, लेकिन साथ साथ व्यक्ति दीर्घायु भी बनता है। और आज मॉडर्न साइंस उसको बहुत अच्छे से प्रतिपादित करती दिखाई दे रही। जो भारतीय सिद्धांत आदि प्राचीन काल से विकसित हैं, वो कहीं भी विज्ञान से परे नहीं है। विशेषतौर पर भगवान सूर्य की उपासना, रविवार का व्रत। देखिए होता क्या है कि सर्दियों के अंदर आमतौर पर बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है, तो थोड़ा सा आपके उधर को भी थोड़ी शांति प्राप्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो हम उसको कोरिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पौष के महीने का ये विज्ञान बताया गया, इस बार तो पौष और खर मास दोनों एक साथ जो योग बना रहे हैं, तो कम से कम आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कम से कम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को बल दें। तो आपकी राशि से सूर्य का जो संबंध है वो विशेष तौर पर हमने आपको बताया ही। तो आपको ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए, भगवान रविवार का उपवास रख सकें, घृम सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और विशेष तौर पर इस पौष के महीने में उनका एक विशेष नाम है भग, और उस स्वरूप में उनका पूजन करने से, ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करने से, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करने से समस्त प्रकार के कल्याण के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए सिद्धांत बनाया गया कि तिल का सेवन करें, और खासतौर पर खिचड़ी का भोग भी भगवान को भी लगाया जाता है, और खासतौर पर उसका सेवन भी करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। उड़द की दाल और चावल का उपयोग करते हुए, तिल का खासतौर पे उपयोग करते हुए यदि आप करेंगे तो क्या होगा, सर्दी भी कम लगेगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, पाचन क्रिया ठीक रहेगी। तो इससे बहुत अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। खर मास में एक विशेष तौर पर देखिए सूर्य का संबंध खास खर मास में है, और कहा जाता है भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें। तुलसी का पूजन करना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो खर मास में नित्य प्रति इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शाम के समय भगवान भगवती का खासतौर पर ध्यान करते हुए उनके समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा लगा लें। ये विशेष उपाय कर लेने से कई प्रकार से कष्टों को निवारण करने का योग बन जाते हैं। ध्यान रखें, खर मास में सूर्य कमजोर है, वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, और तामसिक भोजन करने से प्रहार करना चाहिए। आमतौर पर हमारी जो संस्कृति है यहाँ पर तामसिकता है ही नहीं, विदेश में तो आमतौर पर हर जगह तामसिकता भरी पड़ी है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए सूर्य का बल कमजोर होने के कारण से इस महीने में, खर मास में और खासतौर पर पौष के महीने में जो कहा जाता है कि उसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उसके बाद मकर संक्रांति आती है, नई शक्ति का संचार हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझते हुए, यदि हमने जो पूरा विज्ञान आपके समक्ष उपस्थित किया, इस समझते हुए कार्य करेंगे तो देखिए बहुत अच्छा आपके लिए योग बनेंगे। बाकी हमने आपकी राशि के अनुसार से भविष्यफल तो बताया ही है, और ये कार्यक्रम हम आपके साथ लगातार रखते हैं। आपके प्रश्नों का समाधान देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार से मतांतर से जो भविष्य फल बताने का तरीका है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी, नाम के दृष्टिकोण से भी, न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके नाम के अक्षर भी बता सकते हैं कि आपका भाग्य कहीं ना कहीं, ये छोटे छोटे आयाम है ज्योतिष के अंदर, इन सबका बड़ा अच्छा योग है। लेकिन हम कई लोग केवल न्यूमरोलॉजी को ही पूरी ज्योतिष के रूप में उपस्थित कर देते हैं। तो ज्योतिष की जो गणनाएं हैं, जो हमारे विशेष तौर पर गणना शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है, ग्रहों की योग इत्यादि के संबंध में बताया जाता है, उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बाकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनका भी सहयोग लेते हुए हम आपके साथ लगातार बने रहते हैं, और बहुत सारी लगातार वीडियोस आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में इस सब चीज़ों में बहुत अच्छा शोध कार्य पिछले करीब 50-60 सालों से कर ही रहा है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में हमने भी समस्त शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया, और बाल्यकाल से पिताजी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे शोध करने का अवसर मिला, चाहे वो मुद्रा विज्ञान हो, चाहे वो भारतीय संस्कृति के संबंध में और भी बहुत सारे मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, और उन्हीं सब में हमने पूरे विश्वास के साथ सीखा, समझा। जो कहते हैं ना कि कार्य नहीं होते हैं मंत्र विज्ञान के अनुसार, बिल्कुल निष्ठा के साथ यदि अनुष्ठान किया जाए, परमात्मा की आराधना किया जाए, तो असंभव से असंभव कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। भार, बस समस्या यह है कि ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि कितना बड़ा भार है, और उसको उतारने के लिए दूसरे पलड़े में कितना भार रखना है। कर्म का यदि उतना भार, आपके दुर्भाग्य की तरफ जितना भाग्य है उसको उतारने के लिए उसके बराबर का पलड़ा भारी कर दिया जाए शुभ कर्मों से, तो वो कष्ट निवारण हो जाते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान हो, चाहे वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी इत्यादि भगवती महाकाली के अनुष्ठान हो, हमने करके देखे हैं। और नित्य प्रति आश्रम पे जो 8 घंटे यज्ञ चलता है, उसमें बहुत सारे लोग अपने अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए समय समय पर आश्रम के साथ जुड़कर उन समस्त कार्यों में रहते ही हैं। आप भी हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम हम समय समय पर करते रहते हैं, चाहे वो रविवार का यज्ञ तो विशेष रहता ही है, उसमें
जो यज्ञ में सब लोग आके बिना किसी खास तौर पे कोई हम लोग किसी भी कार्यक्रम में कोई शुल्क नहीं लेते हैं, चाहे वो नवरात्र के यज्ञ हों, चाहे वो विशेष तौर पर अभी गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी आएगा, चाहे वो सब सुंदरकांड इत्यादि के पाठ हों। आप स्वयं यदि बैठना चाहते हैं तो उसमें आके बिल्कुल बैठ सकते हैं। रविवार वाला यज्ञ बहुत विशेष होता है, मंगलवार वाला सुंदरकांड पाठ है, उसमें भी भंडारे की सुंदर व्यवस्था होती है। और हर रविवार को तो नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रहता ही है, जो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है। उसमें आप स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं और भगवान की प्रतिष्ठा प्रसन्नता के लिए माँ भगवती दुर्गा का सुंदर दर्शन। जी हाँ, हमने कई बार आपको बताया है कि माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है वो 1947 में मुल्तान से हमारा सौभाग्य था कि वो भगवती हमारे घर पर पधारी, हमारे आश्रम पर पधारी, और आज उनका बड़ा दिव्य मंदिर आश्रम पर विराजमान है। उनका दर्शन कर कर आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं, चमका सकते हैं और आगे बढ़ने के सुंदर योग बना सकते हैं और लगातार इन सब कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हमारे पास लगातार लोगों के फ़ोन आते रहते हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में। तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप करिए, हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों का। देखिए, टाइम लग सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी लेना होता है, बात करनी होती है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं, चिंता ना करें। लेकिन यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेजने का प्रयास करें। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य हम उन प्रश्नों का निदान समय पर देने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ यदि आपके पास जन्मपत्री नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये आ रहा है आजकल कि हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके हाथ का रेखा चित्र जो है आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, दोनों हाथ का रेखा चित्र, उस पर अपना नाम, अपनी आयु, अपने प्रश्न हमें भेजेंगे तो हम अवश्य जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का निदान देने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो आ रहे हैं और इस चैनल का विस्तार बहुत अच्छी गति से हो रहा है। जो आप सबका हमको साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत विशेष तौर पर हृदय से आप सबका धन्यवाद देते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इन सब भारतीय संस्कृति के संबंध में, अभी हमने मुद्राओं के संबंध में कुछ वीडियोस निकाले थे, तो आज जो विशेष तौर पर इस समय चल रहा है सूर्य को शक्ति देने के लिए, इस मुद्रा का नित्य प्रति प्रयोग करें। ये जो रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है, सूर्य की उंगली है। सूर्य जैसे हमने कहा अभी आपको निस्तेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्षीणस्थ अपने जो चक्र में सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट में रहते हैं इस समय में, तो उसको ठीक करने के लिए ये मुद्रा बहुत ज़बरदस्त ताकत देगी। आपकी आत्मा का साक्षात स्वरूप सूर्य माने जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये सूर्य मुद्रा, सबसे रिंग फिंगर को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा देने से ये सूर्य मुद्रा बनती है। इसका नित्य प्रति प्रयोग कम से कम दिन में 5-5 मिनट करके 45 मिनट यदि प्रयोग करेंगे तो नहीं आवश्यकता पड़ेगी आपको कोई नग पहनने की, कोई और कार्य करने की। यही शरीर के स्विच जो है आपके बहुत से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। अभी बहुत जल्दी नववर्ष आ रहा है, नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा उसके लिए हमने एक पूरा वीडियो आपके साथ रखा है और उसमें पूरी तरह से ग्रहों की अवस्थाएं किस प्रकार की हैं, क्या है, वो सब हम आपको बताने का उसमें प्रयास किया है हमने, और आप लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग एक बात और समझ रहे, हमारे नाम से बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि हमने आचार्य जी को जन्मपत्री दिखा के हम फ़ोन में बात करिए, अपॉइंटमेंट लेके बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे आश्रम से कोई ऐसा पैसा का डिमांड नहीं किया जाता है, और यदि कोई हमारे नाम से आपसे बात करने का प्रयास कर रहा है, आपको फ़ोन कर रहा है, कम से कम मैं तो किसी को फ़ोन नहीं करता, ये तो मैंने बहुत मित्रगण हैं उनके साथ बात होती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मैं फ़ोन करके ये नहीं कहता कि आप मुझसे, कभी मैं किसी व्यक्ति को जो जिनसे जान पहचान नहीं है उनको शायद फ़ोन कभी नहीं करूँगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो आपको एक केवल सूचना के लिए, आज समय जो है बड़े विचित्र दौर में जा रहा है, हर रोज़ नई नई खबरें आती रहती हैं, जो लोग के साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनते हैं। हम जिस कार्य में हैं, जिस आश्रम को चलाते हैं दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम, वो सबकी सेवा के लिए है। तो इस प्रकार के किसी भी जो आज गलत कार्य हो रहे हैं उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जन सेवा के लिए, जन सूचना के लिए हमने ये बात अंतिम में आपके पास रख दी है। आशा है आप समझेंगे और गलत लोगों से बचने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।